Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Once again, good evening. Once again, good evening, everyone. Welcome back. Once again, good evening, everyone. Welcome back. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग फटाफट कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में, ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है। लास्ट क्लास में जो कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं, क्या वो कंसेप्ट सभी को क्लियर हैं? तो काफ़ी कुछ बातें हम लोगों ने करी रिलेटेड टू द कंपास सर्वेइंग। तो वो क्लास आपकी देखो फिक्स कर दी गई है, वो बात हो गई है मेरी, कंफर्मेशन दे दिया मैंने। जो हाईवे इंजीनियरिंग की आपकी लास्ट क्लास है, देख लो। काफ़ी बच्चे काफ़ी दिन से परेशान हैं, कई बार बताने के बावजूद भी। हाईवे इंजीनियरिंग की जो लास्ट क्लास है, दैट विल बी शेड्यूल्ड, ये शेड्यूल की जाएगी संडे को। अभी जो आपका अपकमिंग संडे है 7 PM पे, ठीक है। तो वी विल हैव द डिस्कशन ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग, दैट विल बी ऑन द कमिंग संडे 7 PM. There will be one class. There will be one class of 2 hours, और उसी में करा देंगे सौरभ, उसी में करा देंगे। बाकी कोई अगर अलग से कोई किसी का डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहता है, तो टेलीग्राम के थ्रू या और भी जो मीडिया है आपके पास, वहाँ से मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कहीं पे किसी भी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट रहता है, तो अलग से भी डिस्कस कर सकते हो। कोर्स की अगर बात करें, तो जो कोर्स में मुझे जो जो बातें डिस्कस करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक कोर्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। सैटरडे को यूट्यूब पे क्लास है, क्या क्लास नहीं, एक जनरल सेशन है, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 PM पे। सैटरडे 8 PM यूट्यूब पर मिलेंगे, पूरी टीम होगी सिविल इंजीनियरिंग की, सभी एजुकेटर, सभी टीचर्स होंगे आपके, और वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं गेट 2024 के लिए स्ट्रेटजी। तो एक कंबाइंड पूरी टीम के साथ मिलेंगे, तो उससे आपको भी मोटिवेशन रहता है और हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो एक जनरल सेशन होने वाला है, स्ट्रेटजी सेशन होने वाला है, जिसको आप बोल सकते हैं। पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मोनोटोनस भी हो जाता है ना कभी कभी। कंसेप्ट 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 कंसेप्ट, रिवीजन रिवीजन, सवाल सवाल, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे टाइम पे फिर अगर थोड़ा बीच बीच में जनरल सेशंस भी मिलते रहते हैं, स्ट्रेटजी, अब क्लास में हम लोग उतनी बातचीत भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अगर ऑफलाइन का जो भी शेड्यूल होगा, जब मैं जाऊंगा या बुलाया जाएगा, जैसा भी डिस्कशन होगा एज पर द शेड्यूल। अभी कुछ कमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन की भी लगातार चल रही हैं, और नेक्स्ट मंथ मेरी थोड़ी सी अवेलेबिलिटी भी कम रहेगी ड्यू टू सम मेडिकल रीज़न इन फैमिली। तो फैमिली के कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊँगा कुछ टाइम के लिए नेक्स्ट मंथ में। तो जिसकी वजह से अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा कि कब जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, कहाँ मिलूँगा। बट जैसे ही चीज़ें कंफर्म होगी, सबसे पहले यार तुम्ही लोग को बताऊँगा, इतना तो भरोसा करो। हाँ, जैसे ही चीज़ें कंफर्म होगी, सबसे पहला अनाउंसमेंट जो होगा वो आप लोग के साथ ही होगा। अभी तो बताया था लास्ट क्लास में कितने स्पेशल हो तुम लोग मेरे लिए। अब हर क्लास में बताएं क्या? हर क्लास में बताएं क्या? अभी लास्ट क्लास में बताया था ना। तो ऑफलाइन का क्या पूरा प्लान रहेगा वो डिस्कस कर दूंगा, आप लोग के साथ बता दूंगा जैसे ही चीज़ें फाइनल होंगी। चलें फिर आगे बातचीत करें। आगे सभी लोग, दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास हैव ज्वाइंड द क्लास। चलो, तो कंपास सर्वेइंग को हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। कल जो आपकी पहली क्लास होगी उसमें कंपास सर्वेइंग का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। इन शॉर्ट वी कैन से वी हैव 2 क्लासेस। अभी कंपास सर्वेइंग के लिए हमारे पास 2 क्लासेस है, आज की क्लास है और अगली क्लास है। तो ये जो आपकी क्लास होने वाली है, इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम रहेगा, तो इट विल बी शॉर्ट क्लास। इट विल बी शॉर्ट क्लास। तो आज आपको क्लास के बाद टाइम मिलने वाला है, कुछ फ्री टाइम मिल जाएगा, तो उस टाइम को वेस्ट मत करना, पहले ही बता दे रहा हूँ। उस टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर लेना अपने रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इस क्लास को हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे, तो जो भी टाइम आपके पास मिलेगा उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन के लिए यूटिलाइज कर लेना। और
बाकी एज पर द शेड्यूल फिर हम लोग कल इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए साहब आगे बातचीत करते हैं। हाँ। अरे नहीं, जुबैर क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी जल्दी में, वो कहाँ जाओगे? हाँ। जुबैर कहाँ, कहाँ की जल्दी है? हाँ। पूरे महीने का खाना आज ही खा लें? पूरे महीने खाना खाना ही है तो सब आज ही खा लें? क्यों भाई जुबैर? कल का खाना भी कल भी सुबह उठेंगे खाएंगे, दोपहर में खाएंगे, रात में खाएंगे। एक काम करते हैं आज ही कर लेते हैं। हाँ आज ही खा लेते हैं सब। क्यों? सिलेबस को खत्म करना एक बात है, डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे खाना डाइजेस्ट करने के लिए आपको टाइम चाहिए ना, वैसे ही कंसेप्ट डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अरे तुम लोग को एक एग्जाम्पल नहीं बताया क्या? एग्जाम्पल है मेरे पास इस बात को समझाने का भी। इस बात को समझाने, चलो समझा देता हूँ। बहुत बच्चे जल्दी में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, और कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस, प्रोसेस की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रोसेस की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, समझ लो भाई लो। एक तो हर चीज़ तुम्हें एग्जाम्पल से समझानी पड़ती। इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो मेजरमेंट आपने किया है, ठीक है? जो मेजरमेंट आपने किया है, कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, यहाँ से सवाल आते हैं, और लोकल अट्रैक्शन का कुछ बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और कल इसको कंप्लीट करेंगे। समझ लो, समझ लो। लाओ एक जनरल बात कर लेते, फिर आगे बातचीत करते। लाइफ में प्रोसेस की कितनी इंपॉर्टेंस है। हम सभी कभी न कभी बीमार हो जाते हैं, वायरल हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, हो जाता है ना? सभी के साथ कभी न कभी हो जाता है, वेदर चेंज होता है, कभी न कभी ये हल्का फुल्का चीज़ें चलती रहती हैं। मान लो फीवर आ गया मुझे, मान अपने एग्जाम्पल लेता हूँ, हाँ ठीक है, मान लो मुझे फीवर आ गया, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा भाई क्या नाम है, हमने बताया क्षितिज। अच्छा, एज क्या है, सब लिख दिया, ठीक है। हाँ बताओ क्या दिक्कत है? तो हमने बोला सर फीवर आ रहा है। उसने कहा अच्छा, ये टैब 1 है, ये टैब 2 है, ये टैब 3 है, ये 3 टैबलेट हैं, ये सुबह खा लेना, ये खा लेना दोपहर में, सुबह दोपहर शाम खा लेना, और ये केवल रात को खा लेना, ये रात को खा लेना। इस तरीके से डॉक्टर साहब ने पर्चा बना के दे दिया। 3 गोली खानी है, कितने दिन तक खानी है? तो उन्होंने बोला एक काम करना, 3 डेज तक खा लेना। अब हम रहते हैं जुबैर के साथ। अब जुबैर की जल्दबाजी वाली हरकत मेरे अंदर भी आ गई, संगत का होता है ना। देखो जुबैर समझ भी गया, जुबैर समझदार हो गया अब हम रहते थे जुबैर की संगत में, हाँ हम रहते थे जुबैर की संगत में। तो हमने कहा यार एक बात बताओ, डॉक्टर वही है, दवा भी वही है, खाना भी हमें है, 3 दिन तक क्यों अपने शरीर को कष्ट दें? हैं? 3 दिन तक शरीर को कष्ट क्यों दें? कितनी गोली बन रही है? एक, 3 और एक 4, 4 और एक 5, एक दिन में 5 गोली खानी है। 15 गोली खा लेते हैं, बवाल खत्म। हैं? खा लें जुबैर? बताओ, जुबैर बताएगा भाई। जुबैर 3 दिन तक क्यों शरीर को तकलीफ दे रहे? पता है कि ये 3 दिन तक दवा खाएंगे बुखार सही हो जाएगा, पता है ना? डॉक्टर साहब पे पूरा भरोसा है, डॉक्टर साहब पे पूरा भरोसा है, सही कर देंगे। हाँ, तो 3 दिन तक तकलीफ देने की क्या जरूरत है? हैं, एक काम करते, 15 गोली लाओ इकट्ठे, स्वाहा, खेला खत्म। कल से दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मोक्ष मिल जाएगा सीधे। दवा वही है, खिलाने वाला वही है, खाने वाला वही है, खेल किस चीज का है? रिजल्ट अलग अलग हो गए भाई। तरीके से कोई काम करते तो 3 दिन बाद ठीक हो जाते, ज्यादा होशियारी कर दी तो पूरी तरीके से ही ठीक हो गए। क्यों? ड्यू टू द प्रोसेस। लर्निंग इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। एक बच्चा, एक एस्पिरेंट यही गलती करता है, सबसे बड़ी गलती है कि उसको लगता है जल्दी जल्दी,
जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। नहीं भैया, खाना पचाने से ज्यादा कठिन काम है कंसेप्ट को पचाना। मैं बता रहा हूं तुम्हें, कंसेप्ट को डाइजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं वो फिर वॉमिट हो जाती है, पता है ना। अगर आपकी बॉडी किसी चीज को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो ऐसे दिमाग भी हमारा क्या करता है, अगर उसको टाइम नहीं दोगे ना, वॉमिट कर देगा। भरे रहो भरे रहो भरे रहो, कहेगा आन दो। जैसे ही मौका मिलेगा बाहर, फिर एग्जाम में बैठ के याद करते, भरा तो था यार इस डब्बे में कुछ, मौके पे कुछ मिल नहीं रहा है। समझ रहे हो। तो आएगा, सब आएगा। खत्म करने को तो मैं एक दिन में सर्वाइंग खत्म कर सकता हूँ, पता है तुम्हें ये बात। इन माई करियर आई हैव कंप्लीटेड सर्वेइंग इन वन डे मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं है। तो अब एक दिन में भी खत्म करेंगे जब ऑलरेडी हम एक बार कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ चुके हैं, समय दे के पढ़ चुके हैं। तो रिवीजन करेंगे, मैराथन करेंगे एग्जाम के पहले, वहां पर कर सकते हैं। क्योंकि हमें बेसिक कंसेप्ट पता है ना, वहां पर अप्रोच अलग है, वहां पर रिवीजन है। अब शुरू में ही सीखने में जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है, तो टाइम ले लेके करो, आराम से है टाइम। ठीक है, चलें आगे बातचीत करें। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, जो समझाना चाह रहा था वो भी समझ में आ गया होगा। कंपास सर्वेइंग में अगर मेजरमेंट की बात करें बेटा, तो हम लोगों ने क्या क्या मेजरमेंट किए अब सभी पता है हमें। ठीक है। हाँ, तो क्या बोला गया, हम लोगों ने फोर बियरिंग की बात करी थी और हम लोगों ने बैक बियरिंग की बात करी थी। दोनों ही बियरिंग है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान रखना। और इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट को यूज करके हम लोग कंपास सर्वेइंग की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। यकीन मानो मेरी इस बात का, मैं तुम्हें पूरी तरीके से आश्वस्त कर रहा हूं, इस बात के लिए भरोसा दिला रहा हूं कि कंपास सर्वेइंग में तुम्हें एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और कंपास सर्वे का ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आप सही नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा सबके लिए होगा। अभी कंपास सर्वेइंग की बात कर रहे हैं इसलिए कंपास सर्वेइंग का एग्जांपल दे रहा हूं, बट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब फॉर्मूले के टर्म पे लिखोगे तो मैं ऐसे लिख सकता था ना कि ट्रू बियरिंग जो होगा, इट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब जहां प्लस लेना था, आज तो याद है प्लस माइनस, भूल गए अगर एग्जाम टाइम पे प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, दोनों ऑप्शन देगा। और गलती से अगर आपने कोई सवाल एग्जाम में बैठ के सॉल्व किया और कोई ऑप्शन मैच कर गया, स्वयं प्रभु ब्रह्मा भी आके अगर आपसे बोलेंगे ना कि बेटा आप एक बार दोबारा से अपना सॉल्यूशन चेक कर लो, तुम नहीं करोगे। ये एक साइकोलॉजिकल गेम बता रहा हूं मैं। एग्जाम हॉल में अगर आपने कोई एग्जाम में क्वेश्चन देखा, उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया अगर वो चार ऑप्शन में मैच कर गया, तुमसे कोई भी कहे तुम अपने सॉल्यूशन को रीचेक नहीं करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होगा। तो बाकी एग्जाम में तो कभी कभार एक काम चल भी जाता है, लेकिन गेट में बड़ा खेल होता है। गेट में मैंने पहले भी आपको बताया होगा, सवाल बनाने से ज्यादा मेहनत की जाती है उसके ऑप्शंस बनाने में। हर ऑप्शन आएगा, हर गलती के बेसिस पे जो ऑप्शन आंसर आ सकता है वो आपके ऑप्शन में दिया होगा। फिर वही होता है, पेपर तो आसान था, सारे आंसर भी मैच कर गए थे, नंबर पता नहीं क्यों नहीं आए। समझ रहे हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ कंसेप्ट पे फोकस करिए, सर्वेइंग में ऐसा सच कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट हमने तो नहीं याद किया है। तो इस भरोसे पे मैं इसी बात के भरोसे में मैं आपसे भी बोल सकता हूँ कि आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप सारे कंसेप्ट समझ लेंगे। तो बस छोटे छोटे कंसेप्ट है, इन्हीं सबको अप्लाई करके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो हटाओ ये सब। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भैया फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों ही बियरिंग है। ठीक है, दोनों ही बियरिंग है, दोनों ही बियरिंग को, दोनों ही कैसी बियरिंग है, ट्रू बियरिंग है या मैग्नेटिक बियरिंग है।
फोर बियरिंग और बैक बियरिंग जो आप बोल रहे हैं, ये ट्रू बियरिंग है या मैग्नेटिक बियरिंग है? दोनों ही मैग्नेटिक बियरिंग है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से आप इनको मेजर कर रहे हैं। और ये एंगल हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों ही केस में। ये एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्क क्या है? फर्क है केवल डायरेक्शन ऑफ सर्वे का। फॉरवर्ड देखो, देवेश का अलग चल रहा है, एक कोई और था ना बीच में। बीटेक हमने नहीं किया, बता चुके हैं देवेश पिछली क्लास में। आई हैव नॉट डन बीटेक, आई एम ए बीए ग्रेजुएट। समझ रहे हो? बीए किया है कानपुर यूनिवर्सिटी से, बताया तो था, भूल गए क्या? हाँ। और तुम्हें ऐसे सवाल टॉपिक के बीच में ही क्यों याद आते हैं? ये बीटेक क्या होता है? बीए इन इंग्लिश, बीए इन इंग्लिश किया है हमने, बीए ऑनर्स इन इंग्लिश किया। हटाओ, अब करना ही तो अच्छा करो, कुछ है भौकाली। बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, तभी तुम्हें पता है कितनी खतरनाक इंग्लिश है मेरी। हैं? अब समझ में आया मेरी इंग्लिश इतनी खतरनाक क्यों है? बिकॉज आई हैव डन बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। खुश? चलें आगे, चलें आगे। यहाँ क्या बता रहे थे बीच में? हाँ? हमें जो करना था हमने कर लिया, अब तुम्हें जो करने में हेल्प करेगा वो बता रहे हैं, वो सीख लो, इससे तुम्हारा काम चलेगा। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन। तो बोथ आर द मैग्नेटिक बेयरिंग दैट वी हैव मेजर्ड, दैट वी हैव मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ, that we have measured from the north in the clockwise direction. What was the basic difference between the fore bearing and the back bearing of any line? The basic difference was related to the direction of survey. If we are measuring the angle, if we are measuring the bearing in the forward direction of the survey or in the along the direction of the survey, that bearing we will consider as the fore bearing. And if we are measuring any bearing of any line opposite to the direction of survey, backward to the direction of survey, it will be considered as the back bearing of that line. BA honors in English। ठीक है, चलें आगे। ये बात सभी को क्लियर हो गई है। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री होगा। इनमें जो अंतर होगा एंगल्स में वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको भी लास्ट क्लास में समझा था। अब देखो, अब खेल समझो, इस बियरिंग को मेजर करने का यूज क्या है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कोई फील्ड है, ये फॉर एग्जाम्पल ये कोई फील्ड है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन सी है और ये स्टेशन डी है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर अगर हमें सर्वे करना है, हर लाइन की बियरिंग को मेजर करना है, हर लाइन की लेंथ को मेजर करना है, कंपास सर्वे करना है, तो हमारी डायरेक्शन ऑफ सर्वे क्या होगी? तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ सर्वे की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी डायरेक्शन ऑफ सर्वे होगी वो क्लॉकवाइज होगी। डायरेक्शन का तो बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सॉरी मैं बोलता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। दोनों देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, बट दोनों की डायरेक्शन ऑफ सर्वे अलग अलग है। दोनों देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, बट दोनों की डायरेक्शन ऑफ सर्वे अलग अलग है। यहां पर अगर बात करें तो हमारी डायरेक्शन ऑफ सर्वे जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यस और नो? यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ सर्वे है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट विल बी दिस एंगल थीटा, अगर मैं तुमसे पूछता हूं बेटा ये एंगल जो है थीटा ये कैसे निकालेंगे, कोई तरीका हो तो बताओ। कंपास सर्वे की हेल्प से क्या हम ये एंगल थीटा डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर विल बी नो। अरे भैया, कंपास सर्वे की हेल्प से ये एंगल थोड़ा मेजर कर पाएंगे। कंपास सर्वे की हेल्प से ज्यादा तुम क्या मेजर कर सकते हो? कंपास सर्वे की हेल्प से तुम केवल मैग्नेटिक बियरिंग ही तो मेजर कर सकते हो।
बोलो भाई। कंपास सर्वे की हेल्प से तुम केवल मैग्नेटिक बियरिंग ही तो मेजर कर सकते हो। अगर मैं पूछूं ये एंगल ए क्या होगा, कोई तरीका है क्या तुम्हारे के पास बताने का? हाँ। अरे भैया हम चलो डायरेक्टली ये एंगल नहीं मेजर कर सकते हैं, बट जो मेजरमेंट किए हैं उसके बेसिस पे इस एंगल को कैलकुलेट करना तो संभव है। चलो अब मेरा मन कर रहा है कि हम फॉर्मूला याद करेंगे। मेरा मन कर रहा है कि हमें फॉर्मूला बताइए, तो अगर मैं यहां पर थीटा का फॉर्मूला लिखूं तो मुझे बता दो क्या लिख दूं बस। अगर मैं यहां पर थीटा का फॉर्मूला लिखने, बहुत मन है मेरा कि अब फॉर्मूला ही लिखेंगे, तो फॉर्मूले के टर्म्स में इस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं बस ये बता दो। फॉर्मूले के टर्म्स में हम लोग इस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कोई मुझे ये बता सकता है क्या? अगर मुझे, अब देखो जरा कंसेप्ट समझो। तो भैया ये हो गई अपनी प्यारी सी मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हो गई अपनी प्यारी सी मैग्नेटिक मेरिडियन। चलो जरा, अगर मैं बात करूं तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज गोइंग टू बी द फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। जल्दी बोलो हाँ या ना। इस एंगल को मैं बोलूंगा फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी। अब एक मैंने बता दिया, अब एक आप बताना यार मेरी तसल्ली के लिए। बताओगे ना मेरे लाल, दिल तो नहीं तोड़ोगे? इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं? ये पिंक वाला जो एंगल है इसको मैं क्या लिखूं? इस पिंक वाले एंगल को मैं क्या लिखूं? जुबैर अभी ध्यान से सुनो बेटा। जुबैर, अभी अभी कुछ मत बोलो। ये जो पिंक वाला एंगल मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको मैं क्या लिखूं? इसका नाम लिख दिया येलो वाले एंगल का। येलो वाले एंगल का नाम लिख दिया ना। अरे यार तेज हो गए हो। बिल्कुल ये एंगल आप मेजर कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ सर्वे हमारी ये है, तो एडी लाइन, डीए लाइन जो है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, कहना है इससे इट विल बी नथिंग बट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन डी ए। किसी को कहीं पे भी कोई भी आपत्ति हो तो बता जरूर देना। बैक बियरिंग ऑफ लाइन एडी नहीं होगा। अगर ए से डी डायरेक्शन ले लोगे तब तो ये फोर बियरिंग हो जाएगा। इसको दो, इस येलो वाली लाइन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इस येलो वाली लाइन को आप बैक बियरिंग ऑफ डीए लिख सकते हैं, या इसको फोर बियरिंग ऑफ एडी भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन को मिस मत करो, बार बार यही बताना चाह रहा हूं। सारा खेल डायरेक्शन का है। लाइन ए से बी, ए बी मेजरमेंट किया, फिर बी सी मेजरमेंट किया, फिर सी डी मेजरमेंट किया, फिर डी ए मेजरमेंट किया। समझ रहे हो? तो यहां से ये जो एंगल हम निकालेंगे ये एंगल होगा फोर बियरिंग ऑफ डी ए। समझ रहे हो? अब ये एंगल जब आप मेजर कर रहे हो, अगर ए से डी डायरेक्शन ले लोगे तो ये फोर बियरिंग बन जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन आप डी से ए ले लोगे तो फिर ये इसी लाइन की बैक बियरिंग बन जाएगा। कहीं दिया नहीं होगा, समझना पड़ेगा। कहीं दिया नहीं होगा, और हैं सब मैग्नेटिक बियरिंग, शुरू से बोल रहा हूं। ये सभी की सभी जो बियरिंग हैं वो मैग्नेटिक बियरिंग है मेरे लाल। ये सभी की सभी जो बियरिंग है ये मैग्नेटिक बियरिंग है। तुम्हारा बहुत मन है फॉर्मूला लिखने का, लो लिख दो, लो। दिस थीटा विल बी इक्वल टू द फोर बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन माइनस, सॉरी, it will be equal to the back bearing of previous line minus फोर bearing of next line। लो भैया लिख दिया, तुम्हारी इतनी मन था तो लिख दिया, हमारा कोई मन नहीं था लिखने का। दिस थीटा विल बी इक्वल टू नथिंग बट इट विल बी इक्वल टू द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन डी ए माइनस फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी, minus 4 bearing of the line AB. In this way, can we calculate the value of theta? मेरे दिल की खुशी के लिए, तसल्ली के लिए, थोड़ी सी मेहनत करके मुझे ये बीटा एंगल बता दो। बस ऐसे मैं दिल दिल खुश हो जाएगा मेरा। ये बीटा एंगल को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं?
इस बीटा एंगल को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बता दो यार। इस बीटा एंगल को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मन कर जाए लिखने का तो बता दो मुझे। इस बीटा एंगल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा, बता पाओगे हाँ या ना? टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। 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 जल्दी बोलो हाँ या ना। वाह, सुरेंद्र कह रहे हैं बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। भैया लाइन का नाम लिख दो, अगर थोड़ा कष्ट कर पाओ मेरे लिए सुरेंद्र। हाँ, जब इस बीटा एंगल की बात कर रहा हूं तो नाम लिख दो। हमने यहाँ लिखा था ना नाम, देखो। ऐसे तुम भी लिख दो यार। कोई तकलीफ? भैया ये टॉपिक खत्म हो गया। अब बताओ, फॉर्मूला याद करोगे या कंसेप्ट समझोगे? हमें तो फॉर्मूला नहीं याद होता है। हमें तो फॉर्मूला नहीं याद होता। हमने कंसेप्ट बता दिया तुम्हें कि भैया अगर मुझे लाइंस की बियरिंग पता है तो हम एंगल्स भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें लाइन की बियरिंग्स पता है तो हम एंगल्स भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वाइस वर्सा। अगर मुझे एंगल दे दिया जाए तो बियरिंग भी तो बता देंगे। अगर मुझे एंगल गिवन हो तो बियरिंग भी तो बता देंगे। तो अब हम कुछ याद नहीं कर रहे हैं। जैसा सवाल देने वाले की इच्छा होगी, उसी इच्छा के सवाल के अनुसार हम अपना जवाब भी देंगे। कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे। कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे। ऐसा डिपेंड करेगा, उत्कर्ष पोजीशन ऑफ लाइन पे डिपेंड करेगा। पोजीशन ऑफ लाइन पे डिपेंड करेगा। तो जो अगर आप बियरिंग से एंगल पूछोगे तो भी हम बता सकते हैं इस कंसेप्ट के बेसिस पे। एंगल से बियरिंग पूछोगे तो भी हम बता सकते हैं। यही कंसेप्ट था, कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स फ्रॉम द बियरिंग और द कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग फ्रॉम द एंगल्स। समझ आ गया सभी को? ये बेसिक कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया है। अब इस पे आगे और बातचीत करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अब इस पे आगे और बातचीत करते हैं। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी। अभी जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे हैं, यहां पर एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो केवल मैं आपको एंगल बता रहा हूं किसी भी लाइन की बियरिंग के लिए, थीटा बीटा अल्फा, थीटा वन बीटा वन अल्फा वन। तो मैं नहीं लगता है हम ना चाहते हुए भी कंफर्टेबल हो गए हैं डब्ल्यूसीबी सिस्टम के साथ। हम ना चाहते हुए भी कंफर्टेबल हो गए हैं डब्ल्यूसीबी सिस्टम के साथ। किसी भी लाइन की बियरिंग को, किसी भी लाइन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम केवल एंगल का यूज कर रहे हैं तो भैया मानो या ना मानो, हम लोग बात कर रहे हैं डब्ल्यूसीबी सिस्टम में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं डब्ल्यूसीबी सिस्टम में, यस और नो? डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सवाल में हमेशा आपको हर लाइन की बियरिंग डब्ल्यूसीबी सिस्टम में ही गिवन हो। सवाल देने वाला तो आपको हर लाइन की, इन्हीं सब लाइन की बियरिंग को आरबी और क्यूबी सिस्टम में भी तो दे सकता है। बोल देगा ए बी लाइन की जो बियरिंग है नॉर्थ थीटा ईस्ट है, बीसी लाइन की जो बियरिंग है फोर बियरिंग बैक बियरिंग। लेट अस एज्यूम इन द प्रॉब्लम ऑल द डेटा इज गिवन इन द आरबी और क्यूबी सिस्टम। तो या तो एक फॉर्मूले और मूले याद करो, दूसरा आसान तरीका क्या, कितनी देर लगेगी आरबी और क्यूबी रीडिंग को डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट करने में? 2-4 घंटे लग जाएंगे क्या? बोलो भाई।
अगर 5 लाइन दी गई है, 5 लाइन की 10 बियरिंग्स आपको दी गई हैं आरबी और क्यूबी सिस्टम में, मैं एक काम करता हूं कि उन सभी रीडिंग्स को डब्ल्यूसीबी सिस्टम में कन्वर्ट कर लेता हूं ना। अरे आधा मिनट ज्यादा लगेगा, आंसर तो सही निकलेगा। आधा मिनट बचा के सवाल गलत निकाल के आंसर करे करके चले आए तो क्या फायदा है? बताओ, 15 20 25 30 सेकंड अगर ज्यादा लग जा रहे हैं और हम ये इंश्योर कर पा रहे हैं कि जो हमने कैलकुलेट किया है 2 मिनट की जगह 2.5 मिनट लगा के हम ये इंश्योर कर पा रहे हैं कि हमें प्लस का 2 नंबर मिल रहा है, 2 मिनट भी लगाए और माइनस के 0.66 लेके आ गए, क्या फायदा है? तो भैया मैं फिर से यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूँ, फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना। सिंपल सा अप्रोच है। सवाल अगर वो डब्ल्यूसीबी सिस्टम में दे देगा तो बहुत अच्छी बात है। सवाल अगर वो डब्ल्यूसीबी सिस्टम में, डेटा अगर वो डब्ल्यूसीबी सिस्टम में नहीं भी देगा तो हमें कोई बहुत तकलीफ नहीं है। हम आरबी और क्यूबी सिस्टम की रीडिंग्स को डब्ल्यूसीबी सिस्टम की रीडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर मान लीजिए ऑप्शन जो दिए गए हैं, आंसर जो दिया गया है वो भी डब्ल्यूसीबी सिस्टम में नहीं है, सवाल का डेटा भी सर आरबी और क्यूबी सिस्टम में था, और जो आंसर आ रहा है वो भी आरबी और क्यूबी सिस्टम में दे दिया गया है, तब क्या करेंगे? अबे तो जो आंसर तुमने डब्ल्यूसीबी सिस्टम में निकाला है उसको कन्वर्ट कर लेना आरबी और क्यूबी सिस्टम में, मैच कर जाएगा आंसर। जो आंसर आपने, इन शॉर्ट आई वांट टू कंक्लूड नाउ कि हम पूरे प्रॉब्लम को पूरे कंपास सर्वेइंग में जहां तक संभव होगा, जहां तक पॉसिबल होगा, वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कंपास सर्वेइंग इन द डब्ल्यूसीबी सिस्टम। हम डब्ल्यूसीबी सिस्टम के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हम का मतलब मैं और आप, ठीक है? केवल मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर हम लोग कंफर्टेबल ज्यादा फील कर रहे हैं, गलतियों के चांसेस यहां पर कम हैं, तो इट विल बी बेटर कि हम ये प्रैक्टिस कर लें कि डब्ल्यूसीबी सिस्टम में ही हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब कोई एक क्रांतिकारी बच्चा पूछेगा कि सर मैं तो आरबी और क्यूबी सिस्टम में कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, मैं नहीं रोक रहा हूं, ये तो मेरी जिंदगी के कुछ अनुभव थे जो मैंने तुम्हारे साथ साझा किए हैं। बाकी अगर आप आरबी और क्यूबी सिस्टम में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है कि आरबी और क्यूबी सिस्टम में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आरबी और क्यूबी सिस्टम में प्रॉब्लम को सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा, ये बस मैटर ऑफ चॉइस है यार, बस अपनी अपनी चॉइस है, बस सही सब है, ठीक है? तो देखो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो जिस सिस्टम में कंफर्टेबल है वो उसमें कर सकता है। मेरा सजेशन ये है कि डब्ल्यूसीबी सिस्टम में करना, तो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। कोई भी एक डायरेक्शन अगर मिस कर दी, कोई भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिस कर दिया तो खेल हो जाएगा खराब। और एग्जामिनर इन सभी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, तो हम भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलते हैं। अगर वो तैयारी करके आ रहे हैं तो हम भी तैयारी करके चलते हैं, बस बात सिर्फ इतनी है। यहाँ तक की कहानी में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। यहाँ तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो पूछ लो। देख रहे हो टेलीग्राम में बच्चा पूछ रहा है ड्रॉपर बैच के आंसर कब मिलेंगे। उसको लग रहा होगा सर खाली बैठे हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। हाँ? चलें आगे, चलें आगे। तो हो जाता है कभी कभी कि आपका कोई मैसेज आया, मैं हो सकता क्लास में हूँ, तो इतना बुरा मत माना करोगे, अरे सर आपने रिप्लाई नहीं किया है। बहुत जल्दी दिल पे चोट लग जाती तुम लोग को। हाँ, तो इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, ठीक है? समय मिलेगा
तो रिप्लाई जरूर मिलेगा, तुम्हें पता है, इतना तो भरोसा करो। हम्म। चलें, आइए आगे बातचीत करते हैं, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बियरिंग्स की हेल्प से। अब ये ऑब्जर्वेशन भी हम लोगों ने देख रखे हैं। द बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन कैन बी डिटरमाइंड बाई इट्स फोर बियरिंग, ये हमें पता है। क्या बोला गया, इफ द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन इज गिवन एज इन द होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, बैक बियरिंग विल बी इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री, अगर फोर बियरिंग 180 डिग्री से कम है। ठीक है, ठीक है। और अगला क्या है, अगर बैक बियरिंग विल बी इक्वल टू फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री, अगर फोर बियरिंग जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा है। सिंपल सी बात है। तीन अगर अगर मान लो 280 डिग्री फोर बियरिंग दी गई है तो 180 माइनस ही तो करेंगे। अगर 20 डिग्री फोर बियरिंग दी गई है और आपको बैक बियरिंग निकालना है तो एक हम वहां पर 180 डिग्री ऐड ही तो करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन हम लोग प्रैक्टिकली कंसेप्चुअली समझ चुके हैं, पर लिख दिया है नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इफ द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन इज गिवन एज इन द क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, तो अब देख लो भाई, जो तरीका हमें तो नहीं समझ में आता है। तो इन्होंने बोला कि बैक बियरिंग जो होगा न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर बियरिंग, जस्ट चेंज नॉर्थ फॉर साउथ एंड वाइस वर्सा, ईस्ट फॉर वेस्ट एंड वाइस वर्सा। नॉर्थ को साउथ कर दो, साउथ को नॉर्थ कर दो, ईस्ट को वेस्ट कर दो, वेस्ट को नॉर्थ कर दो, मैथमेटिकली सेम रहेगा। हम नहीं रिकमेंड करेंगे, हमने तुम्हें तरीका बता दिया। अगर लाइन की बियरिंग हमें आरबी और क्यूबी सिस्टम में दी गई होगी, हम भैया सीधी सादी अप्रोच रखेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। हमें पास इसी कोई जीवन में खास समय की कमी है नहीं। सही है, बट ये तरीका होता है, मैंने मेंशन कर दिया, कहीं देख दिख जाए कोई बताए तो घबरा मत जाना कि अरे ये तो हमें बताया ही नहीं गया। ऐसा कुछ तो सर ने बताया ही नहीं कि नॉर्थ को साउथ कर देते हैं, साउथ को नॉर्थ कर देते हैं, ये वो। ठीक है, क्लियर है। नहीं, ये लाइन नहीं पूछेगा, ये एप्लीकेशन है, तरीका बताया जा रहा है, ये लाइन नहीं पूछेगा। ये लाइन क्या पूछेगा, ये तो ऑब्जर्वेशन लिख रहे हो ना आप, सॉल्व करोगे तो यही आएगा, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो आपने आपसे बोला जा रहा है ये याद कर लो, तो भाई हम नहीं करेंगे। आप कंफर्टेबल हो तो कर लेना। मैं क्या अप्रोच फॉलो करूंगा, मैं क्या अप्रोच रिकमेंड कर रहा हूं, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बातचीत करते हैं। आगे बातचीत ये बोलती है, अब ये समझते हैं इंक्लूडेड एंगल का कंसेप्ट क्या होता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से समझना। वेयर टू लाइन्स मीट एट अ पॉइंट, जब किसी भी पॉइंट पे दो लाइन मिलती हैं, द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड एज द इंक्लूडेड एंगल। जब कहीं पे भी दो लाइनें मिलती हैं तो उनके बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल जो होगा वो इंटीरियर एंगल भी हो सकता है और एक्सटीरियर एंगल भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया, ये एंगल जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द इंटीरियर एंगल, और ये एंगल मैंने जो रिप्रेजेंट किया है ये एक्सटीरियर एंगल है। ये दोनों ही एंगल, भाई अगर दो लाइनें किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, दो लाइनें अगर किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर तो दो एंगल बन रहे हैं ना। एक इंटीरियर एंगल दिख रहा है आपको और एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है। तो सबसे पहले आपने ये डिफाइन किया कि इंक्लूडेड एंगल होता क्या है। सबसे पहले तो आपने ये डिफाइंड किया कि इंक्लूडेड एंगल होता क्या है। जब किसी भी एक पॉइंट पे दो लाइन मीट करती हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो इंक्लूडेड एंगल होता है। इंक्लूडेड एंगल जो है हमारा, वो इंटीरियर एंगल भी हो सकता है और एक्सटीरियर एंगल भी हो सकता है। चलिए साहब आगे बातचीत करते हैं। इंक्लूडेड एंगल कैन बी कंप्यूटेड इफ द बियरिंग ऑफ द लाइन इज नोन, ये हमें पता है। चाहे वो इंटीरियर एंगल हो, चाहे वो एक्सटीरियर एंगल हो, कोई भी एंगल हो, अगर मुझे उन लाइंस की बियरिंग्स पता है, फोर बियरिंग पता है, बैक बियरिंग पता है, तो क्या हम वहां पर इन एंगल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बियरिंग, यस और नो। विद द हेल्प ऑफ द बियरिंग कैन वी कैलकुलेट द इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मे बी द इंटीरियर एंगल और मे बी द एक्सटीरियर एंगल एज ऑफ नाउ। अभी मैंने इंक्लूडेड एंगल आपको बताया है
और बियरिंग्स की हेल्प से कैसे, इस ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिखा दिया है, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब समझो, अब इंक्लूडेड एंगल की कहानी समझो। But in the field of surveying, included angle are defined as the angle measured in the clockwise direction from the preceding line of a traverse to the forward line. अब समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंक्लूडेड एंगल हमेशा कैसे मेजर करेंगे हम लोग? सर्वेइंग में इंक्लूडेड एंगल हम लोग कैसे मेजर करेंगे? प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रीवियस लाइन का नेक्स्ट लाइन, प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा, उसको अब हम लोग आज के बाद बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल। अब ये कहानी लिखी लिखी रहने तो बहुत अच्छी लग रही है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, हाउ वी विल मेजर द इंक्लूडेड एंगल इन द केस ऑफ सर्वेइंग। बहुत सिंपल सी बात है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन का क्लॉकवाइज एंगल। अरे भैया बस, मामला एकदम पूरा चिलचिला दिए हैं ये तो। सर ही चढ़ गया। प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा, उसी को बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल। सर इसमें इतनी बड़ी बात क्या? अरे भैया है बड़ी बात। देखो तुम्हें जादू दिखाते हैं और तुम्हें समझाते हैं डायरेक्शन ऑफ सर्वे की इंपॉर्टेंस क्या है। डायरेक्शन ऑफ सर्वे की इंपॉर्टेंस क्या है? ए बी सी डी। अच्छा, एक टर्म यहां पर आया है, हो सकता है कुछ लोग को आपत्ति हो, कुछ लोग थोड़ा सा नाराज हो गए हो कि सर आपने इस टर्म के बारे में नहीं बताया। इस टर्म को मैं लिख देता हूं, वो टर्म था ट्रैवर्स। ये आया था, देखो तुमने पूछा नहीं है, हमने खुद बता दिया। ये एक नया टर्म आ गया है, ट्रैवर्स। यही हो गया ना। अभी इसके बारे में अगला चैप्टर ही हमारा है ट्रैवर्स सर्वेइंग। अगर आप देखेंगे जहां पे मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे, तो 4th चैप्टर ही हमारा है ट्रैवर्स सर्वेइंग। बट अभी ये टर्म आ गया है तो इसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ये ट्रैवर्स कुछ नहीं होता, ट्रैवर्स इज द सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन। अगर अलग अलग सर्वे लाइन को हम कनेक्ट कर दें तो जो बनता है उसको ट्रैवर्स बोलते हैं। ट्रैवर्स इज द सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन। ट्रैवर्स इज द सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन। और ये जो ट्रैवर्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ओपन ट्रैवर्स और एक होता है अरे 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 अरे, एक होता है ओपन ट्रैवर्स और एक होता है क्लोज ट्रैवर्स। अब ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स का गेम क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रैवर्स मैंने ये दिखाया आपको, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस ट्रैवर्स में ए बी सर्वे लाइन कनेक्टेड है? ए बी सर्वे लाइन जो है वो कनेक्टेड है बीसी सर्वे लाइन से, बीसी सर्वे लाइन जो कनेक्टेड है सीडी सर्वे लाइन से। बट जब आप इस ट्रैवर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे, देख पाएंगे कि इस ट्रैवर्स का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दो अलग अलग पॉइंट हैं। इस ट्रैवर्स का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दो अलग अलग पॉइंट हैं। ऐसे ट्रैवर्स को अगर मैं ओपन ट्रैवर्स बोल दूं तो नाराज तो नहीं होगे? ऐसे ट्रैवर्स को अगर मैं ओपन ट्रैवर्स बोल दूं तो नाराज तो नहीं होगे? और ये जो मैंने ट्रैवर्स बनाए हैं, यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन ट्रैवर्स का ए बी लाइन इज कनेक्टेड टू बी सी लाइन, BC line is connected to CD line and CD line is connected to DA line। इस ट्रैवर्स का स्टार्ट और एंड पॉइंट जो है वो सेम पॉइंट है। यहां पर एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ऐसे ट्रैवर्स को हम लोग बोल सकते हैं क्लोज ट्रैवर्स।
यहां पर भी लूप का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। इस ट्रैवर्स का भी स्टार्ट पॉइंट और इस ट्रैवर्स का भी, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, ठंडी ज्यादा ही लग गई लग रहा है। इस ट्रैवर्स का भी एंड पॉइंट सेम पॉइंट है, इसलिए इसको क्लोज ट्रैवर्स मैं बोल रहा हूं। लेकिन ये दोनों ही क्लोज ट्रैवर्स हैं बट सेम नहीं हैं। ये दोनों ही क्लोज ट्रैवर्स हैं, ये सेम नहीं हैं। इनमें बेसिक फर्क क्या है? इनमें बेसिक फर्क है डायरेक्शन ऑफ सर्वे का। इनमें बेसिक फर्क है डायरेक्शन ऑफ सर्वे का। बेटा ये जो ट्रैवर्स आपको दिख रहा है इसको आप बोलेंगे क्लॉकवाइज क्लोज ट्रैवर्स, और इसको आप बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज क्लोज ट्रैवर्स। लेट मी कंक्लूड। एक बार कंक्लूड कर देते हैं। ट्रैवर्स क्या होता है? ट्रैवर्स आर द सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस। If the traverse is having the starting and end point at the same point, it will be considered as the, it will be considered as the, अच्छा इसको माइनस कर दें, हाँ ये बात भी सही है, ये सही कह रहे हो तुम, ये सही कह रहे हो। इट विल बी कंसीडर एज द, इट विल बी कंसीडर, क्या बता रहा था, क्या कंसीडर करा दिया? If the traverse is having the starting point and the end point at the as the same point, it will be considered as the closed traverse. If the traverse is having the starting and end point as a different point, it will be considered as the open traverse. Closed traverse may be of two types depending upon the direction of survey. One may be the clockwise closed traverse and another may be the anti-clockwise closed traverse. देख रहे हो मैंने कितनी मेहनत की अपने बीए में? तुम लोग को लगता बस ऐसा ही हो गया सब? देख रहे हो, ऐसा ही कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। समझ आ गया? समझ आ गया? चलें आगे। अब आते हैं मुद्दे पे। हम लोग बात कर रहे थे इंक्लूडेड एंगल की, हम लोग बात कर रहे थे इंक्लूडेड एंगल की, और हम लोगों ने बोला सर्वेइंग में जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होगा। बस इतनी सी बात है। आओ जरा देखें, आओ जरा देखें। जब देखने बैठे तो बेटा क्या दिख रहा है, देखो जरा। जब देखने बैठे तो दिख रहा है, जैसे अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पर इंक्लूडेड एंगल क्या होगा? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करता हूं, नेक्स्ट लाइन क्या है? दिस इज, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लाइन? क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी द, फॉर दिस इज गोइंग टू बी द प्रीवियस लाइन? जल्दी बोलो हाँ या ना, अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा यही इंक्लूडेड एंगल है। मान ही नहीं रहे हो तुम यार। प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वही तो तुम्हारा इंक्लूडेड एंगल होगा। अरे अब तो मान लो। इस ट्रैवर्स की बात करें, अगर ए पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ सर्वे मेरे लाल एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हो गई नेक्स्ट लाइन और ये हो गई प्रीवियस लाइन। प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वही तो तुम्हारा इंक्लूडेड एंगल है। अब याद करने वाले याद कर लेते हैं, याद करने वाले ये याद कर लेते हैं कि क्लॉकवाइज ट्रैवर्स के लिए, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स के लिए एक्सटीरियर एंगल इंक्लूडेड एंगल होता है। क्लॉकवाइज ट्रैवर्स के लिए एक्सटीरियर एंगल इंक्लूडेड एंगल होता है और एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स के लिए इंक्लूडेड एंगल, सॉरी, इंटीरियर एंगल इंक्लूडेड एंगल होता। हम तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, याद कैसे करेंगे? हमारे बस का तो बोलना भी नहीं है। अब तुम बताओ याद करोगे या समझ गए हो?
कल को कहीं तुमसे जीवन में पूछ लिया जाएगा इंक्लूडेड एंगल, अरे भैया हम नहीं याद कर पाएंगे, जीवन में बहुत कुछ है याद करने के लिए। इंक्लूडेड एंगल, इंटीरियर, पता नहीं क्या कर रहे हो यार, हैं? इंटीरियर एंगल इंक्लूडेड एंगल, एक्सटीरियर एंगल इंक्लूडेड एंगल, हमारे बस का नहीं भाई, चक्कर आने लगा हमको। देखो गिर विर जाएंगे, तुम जिम्मेदार होगे, पहले बता दे रहे हैं। ऐसी बातें मत किया करो हमसे, घबरा जाता है मेरा दिल। हमने सीधा सीधा सिंपल तो समझ लिया, प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वही इंक्लूडेड एंगल होगा। वो इंटीरियर हो वो एक्सटीरियर हो, हमें कोई मतलब नहीं जीवन में। खुश हो? अब गलती से भी मेरे से मत पूछ लेना कि सर ये इंक्लूडेड एंगल क्या होता है। खुश हो? बोल ही नहीं रहो। खुश हो? तो कैसा भी ट्रैवर्स दिया गया हो, ओपन ट्रैवर्स हो, क्लोज ट्रैवर्स हो, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हो, एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हो, निकाल लोगे इंक्लूडेड एंगल विद द हेल्प ऑफ द बियरिंग। अगर बियरिंग गिवन है हर लाइन की, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, तो निकाल लोगे इंक्लूडेड एंगल। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, ये डायरेक्शन ऑफ सर्वे डिसाइड करेगा कि कौन सी लाइन नेक्स्ट लाइन है और कौन सी लाइन प्रीवियस लाइन है। अगर मैं स्टेशन सी पे बात करूं तो यहां पर भैया सी से बी से सी, ये तुम्हारी क्या है, बी से सी, सी से डी, ये नेक्स्ट लाइन हो जाएगी और ये प्रीवियस लाइन हो जाएगी। प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वही तो तुम्हारा इंक्लूडेड एंगल होगा, वही तो इंक्लूडेड एंगल होगा। तो डेट विल बी डिपेंड। अब यहां पर सी पे अगर बात करोगे तो सी से डी ये नेक्स्ट लाइन है, ये प्रीवियस लाइन है। प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वही तो इंक्लूडेड एंगल होगा। तो अब मेरे हिसाब से मुझे इस कंसेप्ट में जितना बताना था या जितना मुझे आता है मेरी क्षमताओं के आधार पे, वो मैंने तुम्हें सब बता दिया है। और इतना जरूर बता सकता हूं कि ऐसा कोई सवाल नहीं है, किसी भी एग्जाम का कोई सवाल नहीं है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे कन्वेंशनल हो, चाहे 1 नंबर का हो, चाहे 15 नंबर का सवाल हो, जो इस कंसेप्ट से आप कर नहीं सकते हो, इस बात की गारंटी है। खेलना जाके फिर खेल लेना, जैसे मन हो वैसे खेल लेना। ये देखो लिखे हैं, when the traverse run in the anti-clockwise direction, included angle will be the interior one. Wow. कितनी बड़ी बात लिख दी है, देख रहे हो? कह रहे हैं when the traverse run in the anti-clockwise direction, the included angle will be the interior one. Wow. When the traverse runs in the clockwise direction, the included angle one will be the exterior angle one. Wow, awesome. सही है भैया, सही है, सही है, हम कब कहें गलत है। खुश हो? खुश रहा करो जीवन में, ये सब तैयारी वैयारी तो थोड़े दिन की बात है। खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ में। चले आगे, चले आगे। एक प्यारा सा कंसेप्ट कहो तो उसकी शुरुआत कर दें, मन कर रहा है बस। एक प्यारा सा कंसेप्ट है, कहो तो उसकी शुरुआत कर दें। अरे तुम हिंदी में बनाओ, उर्दू में बनाओ, किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, बस तुम समझ जाओ। अब क्योंकि एग्जाम में जनरली इंग्लिश हम लोग यूज करते हैं, इंग्लिश में आपके एग्जाम होते हैं, इसलिए इंग्लिश में बना लो। समझने के लिए तुम किसी भी भाषा में लिख लो यार भाई, समझने के लिए तुम अपने नोट्स को किसी भी भाषा में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ जाओ, बताया ये सब तो बता दिया तुम लोगों ने, कुछ नहीं छुपाया यार, सब बता दिया है। एक बार अगर समझ जाओगे, कोई चीज अगर समझ गए हो, तो उसको कन्वर्ट करने की क्षमताएं भगवान ने हमें दी हैं। समझना बहुत जरूरी है। बता तो हम किसी न किसी तरीके से लेंगे ही। बता तो तुम तब भी लेते थे जब तुम बोल ही नहीं पाते थे, लैंग्वेज तो छोड़ो। जब तुम इतने बड़े थे, भूख लगती थी, बता देते थे ना पूरे मोहल्ले को कि हमें भूख लग गई है। क्योंकि तुम्हें पता होता था भूख लगने का कंसेप्ट क्या होता है। भूख लगने पे तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या होती, तुम्हें ये पता होता था। याद करो। याद आया? अरे कभी ना कभी तो रहे होगे। क्यों? पूरे इलाके, दूर दूर तक इलाके को तक पता चल जाता था कि तुम्हें भूख लगी है। हाँ है ना, तब तो तुम्हें कोई लैंग्वेज भी नहीं आती थी, शब्दों का ज्ञान भी नहीं था। तब से खेल रहे हो तुम, इतने पुराने खिलाड़ी हो। तुम्हें अपनी एक्चुअल ना पावर क्या, कोई याद दिलाने वाला चाहिए। जैसे हनुमान जी को नहीं उसकी उनकी पावर याद दिलाई गई थी, भूल गए थे, उनको श्राप मिला था। जब उनको याद दिलाएगा तुम्हें पता लगा रहा है हम तो धरती पलट देंगे एकदम। हाँ, बहुत क्षमताएं हैं हमारे अंदर। वही हाल तुम्हारा है। हो तुम बहुत काबिल, पता है। एक तो तुम्हारा बड़प्पन ये है कि तुम अपनी काबिलियत मानते नहीं हो, तुम कहते हो नहीं नहीं हम बहुत सही है, बहुत कम जानते हैं। हाँ? ये एक तुम्हारा बड़प्पन है। एक बार कोई तुम्हें तुम्हारी काबिलियत याद दिला देना, बहुत पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर। तो हम कोशिश करते रहते हैं बीच बीच में तुम्हें याद दिलाने के लिए। आओ, आओ अगला डिस्कशन करते हैं, आओ आगे खेलते हैं। एक बहुत प्यारा, दिल के बहुत करीब टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन, केवल ये बताऊंगा होता क्या है बस, बाकी बातें कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस इसके बारे में बता देता हूँ। लोकल अट्रैक्शन, बीए ऑनर्स में तो हमने तो पढ़ा था, पता नहीं तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, चेक कर लेते हैं। लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल की हिंदी क्या होती है? लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल की हिंदी क्या होती है, बताओ। लोकल का मतलब सराउंडिंग, आसपास, है ना। बराबर, लोकल मार्केट से ले आओ, पास वाली मार्केट से ले आओ। हाँ? कहीं कोई मैटर हो गया, कहीं कोई बात होगी, ठीक हो, लोकल है यहाँ के। सुना है ना, ये भी तुम बचपन से यूज कर रहे हो। तुम्हारे घर के आसपास आके कोई तुमसे कुछ बोले, क्या बोलोगे? लोकल है हम, पता है ना। टेम्पू में बैठ के जा रहे थे, पूछे भैया कितना किराया हुआ, तुमने पूछ लिया, उसने तुम्हें अनजान समझ लिया। जहाँ 5 रुपए किराया लगते बता रहा 20 रुपए, तुम क्या कहोगे? लोकल है, कानपुर से ही हैं। समझ रहे हो? लोकल का मतलब होता है आसपास। लोकल का मतलब होता है बिल्कुल आसपास, सराउंडिंग। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? क्या ही पूछ लिया मैंने। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हम्म? जज्बात जज्बात में, भावनाओं में आके मैंने क्या ही पूछ लिया। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बता दो, अब इतना क्या सोच रहे हो? हाँ, अट्रैक्स अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। अट्रैक्शन का मतलब होता है, अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। आकर्षित हो जाते हैं हम लोग किसी चीज के लिए। हम्म? अरे छोड़ो यार, तुम इधर टॉपिक कैसी तैसी करते रहो। लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब होता है आसपास, और अट्रैक्शन। बड़ा मजा आ रहा है तुम लोग के साथ सच में। मैं बिल्कुल अच्छे, मतलब दिल से अगर मैं बोलूँ ना, तो इस बैच में कुछ अलग ही लेवल पे पढ़ रहे हैं हम लोग। और ऐसा नहीं कि केवल बोलना, तुम मेरी पुरानी क्लासेस देखना। सबसे पहले मैं तुम लोग को बोलूंगा थैंक यू आज दिल से।
हाँ, पूछो क्यों। मैं ऑनलाइन मीडियम में धीमे धीमे कंफर्टेबल तो हो रहा था, बट ये जो अभी एक दो बैच रिसेंटली आए ना, इन्होंने पूरे जीवन का माहौल ही बदल दिया। ठीक है, और इसमें तुम लोग का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब जनरली आई वॉज नॉट दैट मच कंफर्टेबल विद द कैमरा, ये मैं ऑनेस्टली कन्फेस करूंगा कि उतना कंफर्टेबल मैं जनरली फोटो वोटो भी नहीं खिंचवाता हूँ, क्योंकि मुझे ना कैमरे से बड़ी दिक्कत है। बट तुम लोगों ने कहीं ना कहीं बड़ा कंफर्टेबल कर दिया, मजा आ रहा है। ठीक है, हाँ मतलब अब अलग, अब ये नहीं दिमाग में आता। पहले बहुत ज्यादा सोच समझ के बोलना है, बहुत ज्यादा डिस्कशन को रिस्ट्रिक्टेड रहता था डिस्कशन। तो बच्चा कंसेप्ट तो समझ लेता था, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाते थे, बट कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, जो मुझे फील हुआ। जो मुझे फील हुआ इस पूरे यात्रा के दौरान, पिछले 4 साल हो गया मुझे ऑनलाइन में, तो टाइम लगा बट चीजें सुधर गई। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा इसमें कंफर्टेबल करने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, जो आप लोगों के साथ इतना बढ़िया से मजा आया। बाकी सब्जेक्ट बहुत होता है ना, कई बार एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहता है मामला, और वो रिस्ट्रिक्शन कहीं और से नहीं होता, खुद से ही होता है। अब वो चीजें बहुत हद तक खत्म हो गई। पुराने लेक्चर मेरे देखोगे तो खुद ही कहोगे कि हाँ सही बोल रहे थे सर। ठीक है, हाँ, चलें आगे बातचीत करें। तो लोकल अट्रैक्शन का मतलब होता है आसपास की चीजों से प्रभावित होना। अब यहाँ कौन प्रभावित होगा? अब यहाँ पर कौन प्रभावित होगा? अब देखो बताते तो मैं। अब यहाँ पर कौन प्रभावित होगा, देखो जैसे तुमने बोला था भाई कोई भी ले लो, प्रिज्मेटिक कंपास ले लो, सर्वेयर कंपास ले लो, उसमें एक्चुअल में अगर बोले तो था तो मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक मैग्नेटिक निडल की बात कर ले। हाँ हाँ, याद है, याद है, याद है पीटर, याद है, याद है। तो वहां पर क्या होता था कि ये मैग्नेटिक निडल होगी इन द केस ऑफ सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास के केस में अगर बातचीत करें तो हमारे पास रिंग थी, बट थी तो उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना। होता क्या है बेटा, अगर ये मैग्नेटिक, ये बिल्कुल सही काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ लेते हैं लोकल अट्रैक्शन होता क्या है। अगर इस निडल के पास कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं जिनके अंदर तनिक सी भी जिनके अंदर तनिक सी भी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो तुम्हें नहीं लगता है अगर इस निडल के आसपास कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स की वजह से ये निडल जो है वो फड़फड़ाने लगेगी? बोलो हाँ। ये निडल क्या हो रही है, इन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स से अट्रैक्ट हो रही है भाई। निडल में भी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्ट भी आसपास ऐसे हैं जिनमें मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब कभी भी ये रुकेगी तो क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होते तो मान लो ये वाइट पोजीशन पर रुकती, समझना जरा ध्यान से, और अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दीस ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट की वजह से अगर ये निडल इस तरीके से रुक गई, ग्रीन, दो ऑप्शन दिखा रहा हूं, ये दूसरा ऑप्शन है, एक ही डायग्राम में दो कंडीशन डिस्कस कर रहा हूं, 1 और 2। वन पॉसिबिलिटी कब है, वन पॉसिबिलिटी कब है, जब नो ऑब्जेक्ट, कोई भी आसपास ऑब्जेक्ट नहीं है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जब कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आसपास अवेलेबल है। जब कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हमारे निडल या कंपास के आसपास अवेलेबल है, तो मान लो ये फाइनली इस तरीके से स्टेबल हो रही है। पता है दिक्कत क्या हुई? अगर तुम किसी भी लाइन की बियरिंग को मेजर करना चाह रहे थे, अगर तुम किसी भी लाइन ए बी की बियरिंग को मेजर करना चाह रहे थे, तो अब तुम ये एंगल थीटा मेजर कर लोगे। तो थीटा इज गोइंग टू बी द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द
बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, ऐसे लिख दें। ये इस ए बी लाइन की बियरिंग आपने जो मेजर्ड करी है, बट ये थीटा करेक्ट वैल्यू नहीं होगा। ये एंगल जो अल्फा है, अल्फा शुड बी द ट्रू वैल्यू ऑफ द बियरिंग ऑफ ए बी। अल्फा जो है वो इस लाइन की ट्रू बियरिंग होनी चाहिए। तो मैं नहीं लगता है लोकल अट्रैक्शन की वजह से, आसपास इन ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट होने की वजह से हमारा खेल खराब हो गया है, और इस मेजरमेंट में हम लोगों ने कर दी है एरर। इस मेजरमेंट में हम लोगों ने कर दी है एरर। जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्रीन जो हो यही हो। इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल कि लोकल अट्रैक्शन की वजह से ये निडल जो है ये थर्ड पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करे। यस और नो? भाई इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ द निडल कहीं भी हो सकती है। इट मे बी कंडीशन नंबर 2 और इट मे बी कंडीशन नंबर 3 ऑल्सो। वरुण जज्बाती हो गया। हाँ, वरुण जज्बाती हो गया लग रहा है। हाँ, थैंक यू वरुण, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। हाँ, कोशिश यही है कि जितना आसान हो सकेगा करेंगे। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, एक मेरा छोटा सा सवाल है, बस बहुत छोटा सा सवाल है, कठिन चीजें मैं तुमसे पूछता भी नहीं हूं। मैं पूछ रहा हूं लोकल अट्रैक्शन की वजह से हमारी जो एरर होगी उसका नेचर क्या होगा। जहां कहीं भी लोकल अट्रैक्शन की समस्या अगर कहीं पे है, अगर हमारे मेजरमेंट में कोई गलती हो रही है, तो उस गलती का जो नेचर होगा, बात मैग्नीट्यूड की अभी मैं कर ही नहीं रहा हूं, बात मैग्नीट्यूड की अभी मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैग्नीट्यूड के लिए तो वैल्यू पता होनी चाहिए ना, वैल्यू पता नहीं है। चलो मैं नेचर की बात कर लेता हूं। लोकल अट्रैक्शन की वजह से होने वाली जो एरर होगी उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सभी लोग आंसर करेंगे। एवरीवन आंसर इन द चैट बॉक्स। एवरीवन आंसर इन द, इट मे बी पॉजिटिव एंड इट मे बी नेगेटिव। बिल्कुल सही भैया। लोकल अट्रैक्शन की वजह से हम पॉजिटिव एरर भी कर सकते हैं, लोकल अट्रैक्शन की वजह से हम नेगेटिव एरर भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि जो इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ द निडल है वो कहां पर है। बोथ टाइप ऑफ द एरर में अकर। तो ऐसा नहीं कि हमेशा लोकल अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव एरर ही होगी, या हमेशा लोकल अट्रैक्शन की वजह से निगेटिव एरर ही होगी। ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन we can commit the positive error, we can commit the negative error. It will depend upon the position, in incorrect position of the magnetic meridian, incorrect position of the needle. This प्यारा सा concept is known as the local attraction in the compass survey. ये जो छोटी सी बात अभी आपने समझी है, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। गेट वालों को ये टॉपिक बहुत पसंद है, तो गेट जनरली यहां से बेहतरीन तरीके का 2 नंबर का सवाल पूछता है, और बढ़िया सवाल आता है। हम लोग सवाल करेंगे भी क्लास में, सब कुछ करेंगे, बट अभी आप लोकल अट्रैक्शन के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट मत करिएगा। अभी लोकल अट्रैक्शन केवल कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैंने डिस्कस किया है। अब लोकल अट्रैक्शन की अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो इस समस्या को कैसे डील किया जाए, ठीक है, इस समस्या को कैसे डील किया जाए, ठीक है, और कैसे हम इसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस समस्या को कैसे डील किया जाए, कैसे हम पता लगाएंगे कि हमने जो मेजरमेंट किए हैं वहां पर लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम थी या कि नहीं थी। अब मान लो जमीन के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, अब हमें पता थोड़ा चल जाएगा कि यहाँ लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो ना, तुम फील्ड में कंपास लेके गए हो, बिजली का खंबा है, तार है, बिजली पास हो रही है, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, हमारी मैग्नेटिक निडल जो है वो अफेक्ट हो गई है, अट्रैक्ट हो गई है, तो भैया हमें कैसे पता चलेगा? हम तो लगे हैं मेजरमेंट करने में, हम तो लगे हैं फोर बियरिंग मेजर करने में, हम तो लगे हैं बैक बियरिंग मेजर करने में। सर्वे वर्क में लोकल अट्रैक्शन, सर्वे वर्क में, कंपास सर्वे में जो मेजरमेंट हम लोगों ने किए हैं वहां पर लोकल अट्रैक्शन की वजह से कोई एरर है क्या, हमें पहले ये पता करना है। अगर लोकल अट्रैक्शन की वजह से कोई एरर है
तो उस एरर को कहाँ पर एरर है और कितनी एरर है, उसका नेचर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये पता करना है। 3 तरीके के प्रॉब्लम बनते, तीनों बता दे रहा हूं, सुन लो। टाइप 1 प्रॉब्लम, सबसे पहला और बेसिक प्रॉब्लम बनता है कि भैया किसी भी सर्वे वर्क में क्या लोकल अट्रैक्शन की समस्या है, ये पता करो। अगर लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम है तो लोकल अट्रैक्शन की वजह से कहां पर कितनी और कैसी गलती हुई है, पॉजिटिव एरर हुई है, नेगेटिव एरर हुई है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये पता करिए। और तीसरा प्रॉब्लम बनता है कि जो मेजर्ड वैल्यू आपके पास अवेलेबल हैं फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की, उनमें करेक्शन अप्लाई करके ट्रू वैल्यू बताइए। जो एरर वाले रीडिंग्स आपके पास हैं उसके लिए सुटेबल करेक्शन को फाइंड आउट करिए, उस करेक्शन को अप्लाई करिए और करेक्ट वैल्यू बताइए, ट्रू वैल्यू बताइए मेजरमेंट की। दिस इज द टाइप 3 प्रॉब्लम। सबके बारे में बातचीत करेंगे कल, सबके बारे में बातचीत करेंगे कल। इस क्लास की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? इस क्लास की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? हाँ, तो चैट बॉक्स को लाल कर दो। If the entire discussion from the today's class is clear to everyone, please confirm in the chat box by marking the chat box in red color. तो एंजॉय, कैसे एंजॉय करना है? रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज की इस क्लास का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।